मनुष्य को पढ़ना शायद इस दुनिया का सबसे बड़ा कौशल है। पैट्रिक किंग की किताब रीड पीपल लाइक अ बुक हमें यही सिखाती है कि हर इंसान एक खुली किताब है, बस हमें उसे पढ़ने की कला आनी चाहिए। इस हिस्से में लेखक हमें यह समझाते हैं कि हर व्यक्ति के व्यवहार में कुछ पैटर्न होते हैं, कुछ ऐसे निशान जिनके पीछे उसकी पिछली जिंदगी, अनुभव और अधूरी जरूरतें छिपी होती हैं। जब हम इन पैटर्न को पहचानना सीख जाते हैं तो न केवल हम उनके वर्तमान को समझ पाते हैं बल्कि उनके भविष्य के फैसलों का भी अंदाजा लगाने लगते हैं। सोचिए, आपने किसी दोस्त को हल्की सी आलोचना की और वह तुरंत गुस्से से फट पड़ा। पहली नज़र में यह प्रतिक्रिया अजीब लग सकती है, लेकिन अगर आप उसकी जिंदगी की किताब पलटें तो शायद पाएंगे कि बचपन में उसे अक्सर डांटा गया, ताने दिए गए और वह बार बार खुद को अस्वीकार महसूस करता रहा। आज जब भी कोई उसे जरा सा भी टोकता है, वह वही पुराना दर्द जी उठाता है। उसका वर्तमान गुस्सा असल में अतीत की चोट का प्रतिबिंब है। यही है व्यवहारिक पैटर्न का रहस्य। हर प्रतिक्रिया का कोई ना कोई छुपा हुआ कारण होता है। दूसरी तरफ एक इंसान है जो हमेशा दूसरों की मदद करता है, चाहे उसे खुद कितना भी नुकसान क्यों ना उठाना पड़े। बाहर से देखने पर वह दयालु और निस्वार्थ लगता है, लेकिन अगर गहराई से देखें तो यह आदत अक्सर उसकी अंदरूनी जरूरत से आती है। वह अपने अस्तित्व को तभी सार्थक मानता है जब लोग उसकी सराहना करें। दूसरों की सेवा के पीछे छुपा होता है मान्यता की भूख, स्वीकृति की चाह। इस तरह हर व्यवहार के पीछे एक भावनात्मक गणित होता है। लेखक हमें बताते हैं कि किसी भी इंसान को समझने के लिए हमें उसकी बातों से ज्यादा उसके कामों पर उसके ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शब्द धोखा दे सकते हैं पर कर्म कभी झूठ नहीं बोलते। आपने देखा होगा, बहुत से लोग कहते हैं मुझे गुस्सा बहुत कम आता है, लेकिन जरा सी असहमति पर भड़क उठते हैं। वहीं कोई कहता है मैं किसी की बुराई नहीं करता और 5 मिनट बाद ही किसी और की निंदा करने लगता है। यही असंगतियां असली चरित्र को उजागर करती हैं। इंसान की असली पहचान उसके वादों में नहीं, बल्कि उसके रोजमर्रा के चुनावों और प्रतिक्रियाओं में मिलती है। इसके अलावा लोगों को अलग अलग संदर्भों में देखना भी जरूरी है। हो सकता है आपका कोई सहकर्मी दफ्तर में गंभीर और अनुशासित दिखे, लेकिन दोस्तों के बीच बेहद चुलबुला और मजाकिया हो। अब सवाल यह है, कौन सा चेहरा असली है? सच यह है कि दोनों ही असली हैं। इंसान अलग अलग परिस्थितियों में खुद को ढाल लेता है, लेकिन इन सब के बीच कुछ मूलभूत गुण ऐसे होते हैं जो हर जगह झलकते हैं, जैसे दूसरों पर हावी होना चाहना या लगातार मान्यता की तलाश करना। यही गुण उसकी असली पहचान है। कभी आपने गौर किया है कि कठिन परिस्थितियों में इंसान का नकली मुखौटा जल्दी उतर जाता है? सामान्य हालात में हम सब अपनी बेहतर छवि पेश करते हैं, लेकिन दबाव आने पर असली रंग दिखाई देने लगते हैं। जैसे ही किसी पर आलोचना, असफलता या तनाव का बोझ पड़ता है, उसकी बनावटी मुस्कान गायब हो जाती है और असली स्वभाव सामने आ जाता है। यही कारण है कि लेखक कहते हैं, अगर आप किसी इंसान की सच्चाई जानना चाहते हैं तो देखिए वह मुश्किल सवालों और असुविधाजनक हालात में कैसे प्रतिक्रिया करता है। अब जरा सोचिए अपने आसपास, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा है जो हर समय सही साबित होना चाहता है? शायद बातचीत में उसकी सबसे बड़ी जरूरत यही हो कि कोई भी उसकी बात पर सवाल ना उठाए, या कोई ऐसा इंसान जो हमेशा ध्यान का केंद्र बनना चाहता है। जैसे ही सभा शुरू होती है, वह किसी तरह सबकी निगाहें अपनी ओर खींच लेता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें हर चीज पर नियंत्रण चाहिए। घर हो या दफ्तर, वे तभी सहज होते हैं जब सब कुछ उनकी मर्जी से चल रहा हो। यह सब केवल आदतें नहीं हैं, बल्कि गहरी मनोवैज्ञानिक जरूरतें हैं। अगर हम इन पैटर्न को समझ लें तो इंसानों से निपटना आसान हो जाता है। हम यह जान पाते हैं कि सामने वाला किस बात पर संवेदनशील है, उसे किससे चोट पहुंच सकती है और उसे किससे संतोष मिलेगा। इससे न केवल रिश्ते बेहतर बनते हैं, बल्कि हमें एक तरह का भावनात्मक कंपास मिल जाता है जो हमें सही दिशा दिखाता है। यह कला हमें न केवल दूसरों को पढ़ने में मदद करती है,
बल्कि खुद को भी बेहतर समझने का अवसर देती है। क्योंकि सच यह है कि हम सबके भीतर भी यही पैटर्न चलते हैं। जब हम किसी और के गुस्से, असुरक्षा या महत्वाकांक्षा को समझने लगते हैं, तो हमें अपना प्रतिबिंब भी उनमें दिखाई देने लगता है। इस बोध से हम अधिक दयालु, धैर्यवान और संतुलित बन सकते हैं। और यही इस यात्रा की असली शुरुआत है। यही था इस हिस्से का सार, मानव व्यवहार को पढ़ने का पहला कदम। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। आगे की राह और गहरी और अधिक रोचक है। पिछले हिस्से में हमने जाना कि हर इंसान के व्यवहार में कुछ छुपे हुए पैटर्न होते हैं जो उसके अतीत और मनोवैज्ञानिक जरूरतों से निकलते हैं। लेकिन अब लेखक हमें एक और अद्भुत खिड़की खोलकर दिखाते हैं, शब्दों से भी गहरी और सच्चाई को उजागर करने वाली खिड़की। यह है हमारे शरीर की भाषा और चेहरे की अभिव्यक्तियां। अक्सर हम मान लेते हैं कि लोग वही हैं जो वे कहते हैं, लेकिन सच यह है कि जुबान झूठ बोल सकती है, मगर शरीर हमेशा सच बताता है। सोचिए, आपका कोई दोस्त कहे, मैं ठीक हूं, लेकिन उसकी आंखें नीचे झुकी हों, कंधे ढीले हों और होंठ सख्त बंद। क्या आप मानेंगे कि वह सचमुच ठीक है? बिल्कुल नहीं। उसका शरीर चुपचाप आपको उसकी असली हालत बता रहा है। यही है बॉडी लैंग्वेज का जादू। इंसान अपने हाव भाव से वो सब प्रकट कर देता है जिसे वह शब्दों से छुपाना चाहता है। चेहरे की अभिव्यक्तियां तो और भी गहरी भाषा हैं। खुशी का असली चेहरा सिर्फ मुस्कान में नहीं छुपा होता, बल्कि आंखों की चमक में होता है। नकली मुस्कान होठों तक सीमित रहती है, लेकिन सच्ची मुस्कान आंखों तक पहुंचती है, जहां रोशनी फैल जाती है। उदासी को भी आप पहचान सकते हैं। आंखों का भारीपन, होठों की कड़ी रेखा और चेहरे का बुझा हुआ भाव सब कुछ कह देता है। इंसान चाहे जितना भी अपने दुख को छुपाने की कोशिश करे, चेहरा अक्सर उसकी असलियत उजागर कर देता है। दिलचस्प बात यह है कि जब कोई इंसान आप में रुचि लेता है, तो उसका पूरा शरीर आपके करीब आने लगता है। वह आगे झुकता है, उसकी आंखें स्थिर होकर आपको देखती हैं और उसका ध्यान भटकता नहीं है। लेकिन अगर किसी को दिलचस्पी नहीं है, तो वह पीछे की ओर झुक जाएगा, यहां वहां नजरें घुमाएगा या अपने मोबाइल, पेन या किसी और चीज से खेलने लगेगा। आप खुद सोचिए, कितनी बार आपको लगा कि सामने वाला सुन तो रहा है, लेकिन असल में उसकी आत्मा कहीं और है। यह संकेत हम सब रोज देखते हैं, बस ध्यान देना सीखना होता है। अब आते हैं धोखे पर। झूठ बोलना एक कला हो सकती है, लेकिन झूठ पकड़ना उससे भी बड़ी कला है। लेखक बताते हैं कि झूठ बोलने वाला अक्सर आंखों में सीधा नहीं देख पाता। वह बार बार अपनी नाक या चेहरे को छूता है, उसकी आवाज की टोन बदलने लगती है। लेकिन यहां एक गहरी सीख है। कभी भी एक संकेत पर भरोसा मत कीजिए। केवल आंखें चुराना या हाथ हिलाना झूठ की गारंटी नहीं। हमें संकेतों के पूरे गुच्छे को पढ़ना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बाहें क्रॉस करे, भौहें सिकोड़ ले और होंठ कस ले, तो यह गुस्से या रक्षात्मक मनस्थिति का साफ संकेत है। फिर भी संदर्भ को समझना उतना ही जरूरी है। उदाहरण के लिए, कोई इंसान ठंडी जगह में बैठा है और उसने बाहें क्रॉस की हुई हैं। अब इसे आप उसकी डिफेंसिव बॉडी लैंग्वेज मान लीजिए, तो यह आपकी गलती होगी। हो सकता है वह बस ठंड से बचने की कोशिश कर रहा हो। इसलिए बॉडी लैंग्वेज पढ़ते समय हमें हमेशा माहौल, परिस्थिति और समय को ध्यान में रखना चाहिए। व्यवसाय और पेशेवर जीवन में यह कला बेहद उपयोगी है। सोचिए, आपने अपने बॉस को एक रिपोर्ट दिखाई और उन्होंने कहा, अच्छा काम किया है, लेकिन उनकी आंखें बार बार घड़ी पर जा रही हैं या उन्होंने होंठ दबा लिए हैं। ऐसे में शब्दों से ज्यादा उनका शरीर सच बोल रहा है। शायद वह पूरी तरह संतुष्ट नहीं है, या शायद वे रिपोर्ट में कुछ छूट गया महसूस कर रहे हैं। अगर आप इन संकेतों को पढ़ पाएं, तो आप पहले ही अपने काम को सुधार सकते हैं और बेहतर प्रभाव छोड़ सकते हैं। लेखक एक और अहम बात कहते हैं, यह कौशल अभ्यास से आता है। कोई भी रातों रात बॉडी लैंग्वेज का माहिर नहीं बनता। जैसे कोई संगीतकार हर रोज अभ्यास करके ही सुरों में निपुण होता है, वैसे ही हमें रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों के छोटे छोटे इशारों को ध्यान से देखना चाहिए।
चाहे वह परिवार के साथ बातचीत हो, दफ्तर की मीटिंग हो या दोस्तों के साथ मुलाकात। हर जगह यह अभ्यास हमें और बेहतर बनाता है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि बिना शब्दों के ही आप सामने वाले की भावनाओं को समझने लगे हैं। यह ज्ञान न केवल हमें दूसरों को बेहतर समझने में मदद करता है, बल्कि हमें रिश्तों में भी गहराई लाने का अवसर देता है। जब आप किसी प्रियजन की आंखों में अनकही थकान देख लेते हैं, तो आप तुरंत उसकी मदद कर सकते हैं। जब आप किसी सहकर्मी की बेचैनी पहचान लेते हैं, तो आप उसके बोझ को हल्का करने में सहयोगी बन सकते हैं। यही असली कला है, लोगों के छुपे हुए दिल को पढ़ पाना। अब जबकि हमने समझ लिया कि शरीर और चेहरा सच कहने का सबसे गहरा माध्यम है, अगला कदम और भी रोचक है। इंसान की हरकतों, हाव भाव और भावनाओं को पढ़ते पढ़ते अब हम एक और गहरे स्तर पर उतरेंगे। अब तक हमने देखा कि इंसानों के व्यवहार को समझने की शुरुआत उनके पैटर्न और हाव भाव से होती है, लेकिन असल गहराई में उतरने पर हमें पता चलता है कि हर इंसान के भीतर एक अदृश्य इंजन काम कर रहा है। वह इंजन जो हर फैसले को, हर चुनाव को और हर आदत को चलाता है। लेखक बताते हैं कि यह इंजन दो ही ईंधन से चलता है, सुख की खोज और दर्द से बचाव। यही दो शक्तियां हमारी जिंदगी के हर छोटे बड़े निर्णय के पीछे छुपी होती हैं। सोचिए, जब कोई व्यक्ति मेहनत करके देर रात तक काम करता है, तो उसके पीछे क्या कारण होता है? हो सकता है कि वह अपने करियर में सफलता पाना चाहता हो, प्रमोशन के सपने देखता हो और अपने जीवन में उपलब्धियां अर्जित करना चाहता हो। यह सुख की तलाश है। वहीं उसका दूसरा सहकर्मी शायद उसी मेहनत को सिर्फ इसलिए कर रहा हो ताकि कोई उसकी आलोचना न करे, ताकि उसे नाकाम या आलसी न कहा जाए। यह दर्द से बचने की प्रवृत्ति है। दोनों बाहर से एक जैसे लगते हैं, दोनों मेहनती हैं, लेकिन उनके भीतर की प्रेरणा बिल्कुल अलग है। इंसान का निर्णय समझने का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि देखें वह किससे प्रेरित होता है। जो लोग सुख की तलाश में होते हैं, वे नए अवसरों को गले लगाते हैं। वे जोखिम उठाने को तैयार रहते हैं, क्योंकि उनकी आंखें इनाम पर टिकी होती हैं। वे सोचते हैं, अगर यह सफल हुआ तो मुझे कितनी खुशी और लाभ मिलेगा। लेकिन जो लोग दर्द से बचने की मानसिकता रखते हैं, वे अक्सर सुरक्षित रास्ता चुनते हैं। वे कहते हैं, अगर मैंने यह किया और गलती हो गई तो लोग क्या कहेंगे? मैं असफल हो गया तो क्या होगा? उनकी जिंदगी डर और बचाव के इर्द गिर्द घूमती रहती है। लेखक यहां एक गहरी सच्चाई पर रोशनी डालते हैं। दर्द से बचने वाले लोग अक्सर अपने सबसे बड़े डर से फैसले लेते हैं। किसी को अस्वीकृति का डर सताता है, किसी को गरीबी का, किसी को असफलता का और किसी को अकेलेपन का। ये डर उनके मन में इतने गहरे जमे होते हैं कि उनकी हर सोच, हर निर्णय उसी की छाया में होता है। जैसे कोई व्यक्ति शादी का फैसला सिर्फ इसीलिए करता है कि अकेलापन न लगे, न कि इसलिए कि वह सच्चा साथी चाहता है। या कोई नौकरी बदलने से कतराता है क्योंकि उसे डर है कि नया वातावरण उसके लिए मुश्किल हो सकता है। अब सोचिए, अगर हमें यह समझ आ जाए कि सामने वाला किस शक्ति से प्रेरित है, सुख की तलाश से या दर्द से बचने से, तो क्या हम उसके फैसले पहले से नहीं भांप सकते? यही इस ज्ञान का असली लाभ है। व्यापार में, संबंधों में, यहां तक कि पालन पोषण में भी। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी ग्राहक को प्रभावित करना चाहते हैं और वह सुख प्रेरित है, तो आपको उसे यह दिखाना होगा कि आपके उत्पाद से उसकी जिंदगी कितनी बेहतर हो जाएगी। लेकिन अगर वह दर्द प्रेरित है, तो आपको उसे यह बताना होगा कि अगर उसने यह कदम नहीं उठाया तो क्या क्या नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसी तरह संबंधों में भी यही नियम लागू होता है। कुछ साथी को यह जानकर राहत मिलती है कि भविष्य में कितनी खुशियां उनका इंतजार कर रही हैं, जबकि कुछ को यह भरोसा चाहिए कि उनके डर और समस्याओं को टाल दिया जाएगा। माता पिता भी अगर इस बात को समझ लें तो बच्चों की परवरिश और आसान हो सकती है। कुछ बच्चे इनाम के वादे से बेहतर प्रदर्शन करते हैं, जैसे अगर तुम यह काम पूरा करोगे तो तुम्हें खेल का समय मिलेगा, जबकि कुछ बच्चे दंड की संभावना से ज्यादा गंभीर हो जाते हैं।
अगर तुमने पढ़ाई नहीं की तो तुम्हें टीवी देखने को नहीं मिलेगा। दोनों ही तरीकों में अंतर सिर्फ बच्चे की प्रेरणा का है। अगर आप ध्यान से देखें तो हमारी अपनी जिंदगी भी इसी सुख दर्द के नृत्य पर चल रही है। करियर बदलना हो, विवाह का निर्णय लेना हो, स्वास्थ्य के लिए व्यायाम शुरू करना हो या कोई बुरी आदत छोड़नी हो, हर जगह यह प्रश्न खड़ा होता है, क्या मैं यह इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे इससे आनंद मिलेगा, या इसलिए क्योंकि मैं किसी दर्द से बचना चाहता हूं। शायद यही कारण है कि बहुत से लोग व्यायाम तब तक शुरू नहीं करते जब तक डॉक्टर उन्हें चेतावनी न दे कि आगे बीमारियां बढ़ सकती हैं। यह है दर्द से बचने की प्रेरणा। वहीं कुछ लोग व्यायाम इसलिए करते हैं क्योंकि वे फिट शरीर, ताजगी और ऊर्जा का आनंद लेना चाहते हैं। यह सुख की तलाश है। इस ज्ञान से हम न केवल दूसरों को पढ़ सकते हैं बल्कि खुद को भी आईने में देख सकते हैं। हमें यह समझ आ सकता है कि हमारी कितनी आदतें डर पर आधारित हैं और कितनी सच्ची खुशी की खोज पर। और यही जागरूकता हमें अपनी जिंदगी को बदलने का अवसर देती है। क्योंकि अंततः प्रश्न यह नहीं है कि सुख और दर्द कौन सा ज्यादा शक्तिशाली है। असली प्रश्न यह है कि क्या हम अपनी प्रेरणा को पहचानते हैं या नहीं। जब हम इसे पहचान लेते हैं तो हमारे चुनाव अधिक जागरूक, अधिक संतुलित और अधिक अर्थपूर्ण हो जाते हैं। और यही हमें उस गहराई की ओर ले जाता है जहां इंसान की असली मनोविज्ञान बसता है। यात्रा यहीं नहीं रुकती। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम पाएंगे कि इंसान का दिमाग और भी सूक्ष्म स्तरों पर काम करता है। और वहीं छुपे हैं वह राज जो रिश्तों, करियर और जीवन की दिशा बदल सकते हैं। पिछले हिस्से में हमने देखा कि इंसान की प्रेरणाएं मुख्य रूप से दो स्रोतों से निकलती हैं, सुख की तलाश और दर्द से बचाव। लेकिन अब लेखक हमें एक और गहराई की ओर ले जाते हैं। यह गहराई हमें बताती है कि इंसान की जिंदगी सिर्फ दो दिशाओं में नहीं बंटी होती, बल्कि उसमें जरूरतों की कई परतें होती हैं। और जब तक एक परत पूरी तरह संतुष्ट न हो, अगली परत का स्वाद ही नहीं लिया जा सकता। यहीं आता है मशहूर मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत, मानव जरूरतों की 5 सीढ़ियां। सोचिए, जैसे कोई पर्वत चढ़ाई करता है तो उसे पहले नीचे की चट्टानों को मजबूती से पकड़ना पड़ता है, फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ना पड़ता है। वैसे ही हमारी जरूरतें भी स्तर दर स्तर पूरी होती हैं। पहली सीढ़ी है भौतिक आवश्यकताएं, भोजन, पानी, छत, नींद और जीवित रहने की बुनियादी शर्तें। अगर किसी व्यक्ति को 2 वक्त की रोटी भी ठीक से न मिले तो उसे यह उम्मीद करना कि वह आत्मविकास या करियर ग्रोथ के बारे में सोचेगा व्यर्थ है। जैसे कोई मजदूर जो पूरे दिन मेहनत करता है, उसका लक्ष्य बस इतना होता है कि शाम को घर लौटकर बच्चों को खाना खिला सके। उसके लिए सफलता का अर्थ अभी सिर्फ जीवित रहना है। दूसरी सीढ़ी है सुरक्षा की जरूरत। जब पेट भर जाता है तब मन को स्थिरता चाहिए। नौकरी की स्थिरता, घर की सुरक्षा, स्वास्थ्य का भरोसा और भविष्य की निश्चितता। इस स्तर पर लोग जोखिम लेने से बचते हैं क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखना। आप देखेंगे कि बहुत से लोग अच्छी नौकरी छोड़ने से डरते हैं, भले ही नई नौकरी में अवसर ज्यादा हो, क्योंकि उनके मन में यही सवाल चलता है, अगर स्थिरता चली गई तो क्या होगा। तीसरी सीढ़ी है सामाजिक जरूरतें। जब पेट भर गया और सुरक्षा मिल गई तो इंसान को साथ चाहिए, रिश्तों की गर्माहट, दोस्ती की मिठास और समाज में अपनापन। इस स्तर पर लोग यह सोचते हैं, क्या मैं अपने दोस्तों के बीच स्वीकारा जाता हूं? क्या मेरा परिवार मुझे समझता है? क्या मैं किसी समूह का हिस्सा हूं? यही वजह है कि कॉलेज के छात्र अक्सर पढ़ाई से ज्यादा दोस्ती और रिश्तों पर ध्यान देते हैं, क्योंकि उस समय उनकी आत्मा सामाजिक संबंधों की तलाश में होती है। चौथी सीढ़ी है आत्मसम्मान। अब इंसान चाहता है कि लोग उसे पहचानें, उसकी इज्जत करें और उसकी उपलब्धियों की सराहना करें। यही वजह है कि कई लोग अपनी छोटी सी सफलता भी सोशल मीडिया पर साझा करते हैं।
यह सिर्फ दिखावा नहीं होता, बल्कि उनके भीतर की एक गहरी पुकार होती है। मुझे नोटिस करो, मुझे मान दो, करियर में तरक्की करना, नई कौशल सीखना, पुरस्कार जीतना, यह सब आत्मसम्मान की भूख को संतुष्ट करने के साधन बन जाते हैं। और फिर आती है पांचवी और सबसे ऊंची सीढ़ी, आत्म साक्षात्कार। यह वह स्तर है जहां इंसान अब केवल नाम, शोहरत या पैसा नहीं चाहता। वह चाहता है जीवन में गहराई, उद्देश्य और अर्थ। ऐसे लोग समाज को योगदान देना चाहते हैं, रचनात्मक कार्यों में डूबना चाहते हैं और जीवन को सिर्फ अपनी सीमाओं से बाहर जाकर जीना चाहते हैं। जैसे कोई कलाकार जो अपनी कला से दुनिया को सुंदर बनाना चाहता है, या कोई शिक्षक जो ज्ञान बांटकर भविष्य की पीढ़ियों को आकार देना चाहता है। यहां प्रेरणा भौतिकता से ऊपर उठकर आध्यात्मिकता की ओर चली जाती है। लेखक कहते हैं कि इस ढांचे का सबसे बड़ा लाभ यह है कि जब आप किसी व्यक्ति को समझना चाहते हैं, तो पहले यह जानें कि वह किस सीढ़ी पर खड़ा है। अगर कोई व्यक्ति नौकरी की सुरक्षा के बारे में चिंतित है, तो उसे यह कहकर प्रेरित नहीं किया जा सकता कि आगे बढ़ो और आत्मविकास करो। पहले उसकी सुरक्षा की जरूरत को संबोधित करना होगा। और अगर कोई पहले से आत्मसम्मान के स्तर पर है, तो उसे बार बार भोजन और सुरक्षा और की बातें सुनाना उसके लिए निरर्थक हो जाएगा। यहां हमें एक और महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए। जिंदगी स्थिर नहीं होती। परिस्थितियां बदलते ही इंसान सीढ़ियों पर ऊपर नीचे होता रहता है। जैसे कोई व्यक्ति जिसने आत्मसम्मान हासिल कर लिया था, अचानक बेरोजगार हो गया। वह फिर से सुरक्षा की सीढ़ी पर लौट आता है और उसकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। यही जीवन की सच्चाई है। हम कभी एक स्तर पर अटके नहीं रहते, बल्कि लगातार बदलते रहते हैं। अगर हम इस ज्ञान को अपने रिश्तों में लागू करें तो गहरे संबंध बना सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई दोस्त अक्सर रिश्तों की कमी की शिकायत करता है, तो शायद वह सामाजिक जरूरत की सीढ़ी पर है। उसे सलाह देने से पहले यह समझना होगा कि उसकी प्राथमिकता कंपेनियनशिप है, न कि करियर ग्रोथ। इसी तरह यदि आपका सहकर्मी हमेशा प्रमोशन और सम्मान की बात करता है, तो वह आत्मसम्मान की सीढ़ी पर है। उसके साथ आपका संवाद भी उसी अनुसार होना चाहिए। सोचिए, अगर हम सच में यह कला सीख लें, लोगों की जरूरतों की सीढ़ियां पहचानना, तो जीवन के हर क्षेत्र में हमारी समझ कितनी गहरी हो जाएगी। न केवल हम दूसरों को बेहतर समझ पाएंगे, बल्कि खुद को भी सही जगह पर देख सकेंगे। क्योंकि जब तक हम नहीं जानेंगे कि हम किस सीढ़ी पर खड़े हैं, तब तक अगली सीढ़ी पर चढ़ने का रास्ता भी धुंधला ही रहेगा। और यही हमें ले जाता है अगले विचार की ओर, जहां इंसान के भीतर की और भी सूक्ष्म प्रेरणाओं की परतें खुलती हैं। लेकिन वह कहानी हम आगे जारी रखेंगे। पिछले हिस्से में हमने इंसान की जरूरतों की सीढ़ियों को समझा, जहां हर स्तर पर अलग अलग प्राथमिकताएं और भावनाएं काम करती हैं। लेकिन अब लेखक हमें एक और गहरे संसार में ले जाते हैं, उस अदृश्य कवच की ओर जिसे हम सब अपने भीतर ढोते हैं। यह कवच हमारे अहंकार और आत्मसम्मान की रक्षा करता है, ताकि जब जिंदगी हमें चोट पहुंचाए तो हम पूरी तरह बिखर न जाएं। इस कवच का नाम है मनोवैज्ञानिक रक्षा तंत्र, यानी साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म्स। आप सोचिए, जब कोई बच्चा गिरता है तो वह तुरंत रोने लगता है। यह उसका प्राकृतिक तरीका है अपने दर्द को बाहर निकालने का। लेकिन बड़े होते होते हम रोना बंद कर देते हैं। क्या दर्द खत्म हो जाता है? नहीं, दर्द वहीं रहता है, लेकिन हम उसे छिपाने के लिए अलग अलग तरीके खोज लेते हैं। यही तरीके हमारे अवचेतन मन से निकलते हैं और हमें इस तरह संभालते हैं कि हम खुद को कमजोर महसूस न करें। लेखक बताते हैं कि ये रक्षा तंत्र तब सक्रिय होते हैं जब हमें लगता है कि हमारी आत्म छवि पर खतरा मंडरा रहा है। उदाहरण के लिए प्रोजेक्शन, यानी अपनी ही कमजोरियों को दूसरों पर थोप देना। आपने ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा जो हर गलती के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं। अगर वे गुस्से में हों तो कहेंगे, लोग आजकल बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं, जबकि असल में चिड़चिड़ापन उनके भीतर है। यह तंत्र हमें अपने दोषों से आंखें चुराने का मौका देता है। दूसरा तरीका है डिनायल,
इनकार। जब कोई व्यक्ति सच्चाई को स्वीकार ही नहीं करता, जैसे कोई इंसान कर्ज में डूबा हो लेकिन दोस्तों से कहे सब कंट्रोल में है, या कोई बीमार व्यक्ति जिसे डॉक्टर ने चेतावनी दी हो फिर भी कहे कुछ नहीं होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूं। यह इनकार हमें अस्थायी राहत देता है, लेकिन लंबी अवधि में हमें और गहरे संकट की ओर धकेल देता है। फिर आता है रैशनलाइजेशन, तर्क के पीछे छिपना। जब हम असफल होते हैं और हमारा मन यह नहीं मान पाता तो हम बहाने बना लेते हैं। जैसे कोई छात्र परीक्षा में फेल हो जाए और कहे वैसे भी यह पेपर बेकार था, या कोई नौकरी न मिलने पर बोले असल में यह कंपनी मेरे लायक ही नहीं थी। यह बहाने हमारे अहंकार को तसल्ली देते हैं, लेकिन असल समस्या से मुंह मोड़ देते हैं। रिप्रेशन, दमन। इस तंत्र में दर्दनाक यादों को अवचेतन के अंधेरे कोनों में धकेल दिया जाता है। हम सोचते हैं कि हमने उन्हें भुला दिया है, लेकिन सच यह है कि वे वहीं रहते हैं और हमारे व्यवहार को अनजाने में प्रभावित करते रहते हैं। जैसे किसी ने बचपन में उपेक्षा झेली हो और बड़े होकर रिश्तों में असुरक्षित महसूस करता हो। यह दबा हुआ दर्द अनकहा रह जाता है, लेकिन उसके रिश्तों को दिशा देता रहता है। कभी कभी इंसान तनाव में इतना डूब जाता है कि वयस्क होते हुए भी बच्चों जैसा व्यवहार करने लगता है। इसे कहते हैं रिग्रेशन, पिछड़ना। आपने देखा होगा कि कई वयस्क गुस्से में बच्चों की तरह चिल्लाने लगते हैं, नखरे दिखाने लगते हैं, या ध्यान आकर्षित करने के लिए नाटक करने लगते हैं। यह उनका तरीका है तनाव से निपटने का। बचपन की उस स्थिति में लौट जाना जहां वे सुरक्षित महसूस करते थे। डिस्प्लेसमेंट, स्थानांतरण, एक और आम तंत्र है। यहां व्यक्ति अपना गुस्सा उस जगह निकालता है जहां वह सुरक्षित है। जैसे बॉस ने ऑफिस में डांट दिया और घर आकर इंसान अपने बच्चों या जीवन साथी पर बरस पड़ा। असल गुस्सा बॉस पर था, लेकिन वह सीधा उस पर नहीं निकला क्योंकि वहां खतरा था। इसलिए उसने गुस्सा उस जगह निकाला जहां जवाब मिलने की संभावना कम थी। लेकिन हर रक्षा तंत्र नकारात्मक ही नहीं होता। सब्लिमेशन, उत्कर्ष, एक सकारात्मक तरीका है। इसमें इंसान अपनी नकारात्मक ऊर्जा को कुछ रचनात्मक या सार्थक दिशा में बदल देता है। जैसे कोई क्रोधी व्यक्ति खेलों में अपना गुस्सा उतारता है, या कोई आहत इंसान कविता, कला या संगीत में अपने दर्द को बदल देता है। यही वह बिंदु है जहां पीड़ा से सुंदरता जन्म लेती है। अब सोचिए, अगर हम इन तंत्रों को पहचानना सीख जाएं, तो कितनी गहरी समझ हमें मिल सकती है। जब कोई हमें लगातार दोषी ठहराता है, तो हम यह समझ पाएंगे कि शायद वह अपने ही दोषों से भाग रहा है। जब कोई जिद करके सच्चाई से इनकार करता है, तो हमें उसकी असुरक्षा दिखाई देने लगेगी। जब कोई छोटी सी आलोचना पर तर्कों की दीवार खड़ी करता है, तो हमें उसके भीतर की चोट का अंदाजा होगा। यह ज्ञान हमें न केवल दूसरों को समझने में मदद करता है, बल्कि खुद को भी आईना दिखाता है। हम यह पूछ सकते हैं, मैं कौन सा रक्षा तंत्र इस्तेमाल करता हूं? क्या मैं भी अपने डर को किसी और रूप में छिपा रहा हूं? जब हम अपने भीतर के इन तंत्रों को पहचानते हैं, तो आत्म जागरूकता का द्वार खुलता है, और वही आत्म जागरूकता हमें असली आजादी देती है। क्योंकि फिर हम अपनी कमजोरियों से भागते नहीं, बल्कि उनका सामना करना सीखते हैं। इसी तरह लेखक हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि इंसान का हर व्यवहार सिर्फ सतह पर नहीं देखा जा सकता। उसके पीछे जरूरतों की परतें, प्रेरणाओं की धाराएं और रक्षा तंत्रों की दीवारें होती हैं। और जब हम इन सब को पहचानना सीख लेते हैं, तो हमें जीवन को देखने की एक नई दृष्टि मिलती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली सवाल अभी भी बाकी है। अगर हमें यह सब समझ आ जाए, तो इसका इस्तेमाल अपने जीवन में कैसे करें? और यही हमें अगले चरण की ओर ले जाता है।